हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मेगा रिसर्च एकेडमी। आज हम लेके आए हैं साइकॉन स्कैफा, जिसका हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड सिस्टमैटिक पोजीशन और हैबिटाट के बारे में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग कैसे हैं? आई होप यू विल बी फाइन। एंड आज हम डिस्कस करेंगे साइकॉन के हैबिटाट के बारे में, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो मैं आपसे आशा रखता हूं कि आपने प्रीवियस लेक्चर देख चुका होगा और आज ये लेक्चर लेके आए हैं हम साइकॉन के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और हैबिटाट के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर देख लिया है तो उसमें कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी वीडियो आपको नहीं समझ में आती है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, हम उस पर न्यू वीडियो बनाएंगे। भले ही टाइम लगेगा, वो मैटर नहीं करता मेरे लिए, और ना ही किसी हम उसमें हिचकिचाहट करेंगे कि दूसरा वीडियो बनाए कि ना बनाए। ठीक है, तो हम आपके लिए जरूरत पड़ेगी तो दूसरा वीडियो अवश्य बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी वीडियो में, किसी भी लेक्चर में, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम उस पर दोबारा से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगर आपका प्रीवियस लेक्चर कवर हो चुका हो तो आप इस लेक्चर को आज प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका डेली का डेली हर एक लेक्चर जाएगा मेरे इस चैनल पे और आपका पूरा बीएससी का सिलेबस ऐसे ही कवर किया जाएगा। ठीक है, और हमारा टारगेट जो है कि जल्दी से जल्दी हम कवर करें, क्योंकि आपका अगर ये कवर हो जाएगा ये पोर्शन फर्स्ट पेपर का, तो फर्स्ट पेपर कवर होने के बाद आपका सेकेंड पेपर है, फिर थर्ड पेपर है जूलॉजी का, जो कि मुझे ही कवर करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट पेपर सिंपल है थोड़ी, जिसमें फिजियोलॉजी से भी है और कुछ ये पोरीफेरा के हैं और लिस्मेनिया है, मोनोसिस्टिस है, ये सब है प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं जो कि। ठीक है, तो ये सब भी हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आगे चलेगा। ठीक है, तो आज हम लेक्चर में साइकॉन डिस्कस करेंगे। हम इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो दे दें कि आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर कवर किया होगा तो आपको जरूर मालूम होगा कि मैंने प्रीवियस में क्या क्या पढ़ा दिया है। ठीक है, अगर आपने कवर किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो आप प्लीज उसे देख लीजिएगा, इसमें कोई भी गलती ना कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही हम ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। तो आपके लिए जो मेहनत कर रहा है प्लीज आप उसके लिए भी मेहनत कीजिए और पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए अच्छे से देखिए। हाँ, अगर आपको लिखना है तो हम साइड हो जाएंगे, पॉज करके आप लिख सकते हैं पूरा कमेंट, फिर उसके बाद आप पूरे वीडियो को देख के समझ सकते हैं, क्योंकि समझना आपका मेन पर्पज होना चाहिए, लिखना नहीं, ना कि रटना। ठीक है, अगर आप रट के एग्जाम देंगे तो वो आपके लिए मायने नहीं रखता है, आपके लिए मायने ये रखता है आप कितना समझे हैं और अपने अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज में कितना बना के लिख लेते हैं, क्योंकि आप इंटर पास आउट हो चुके हैं। अब आपके अंदर वो स्टेमिना आनी चाहिए कि अपने लैंग्वेज में किसी भी थ्योरी को बना के लिख सके। ठीक है, कुछ बच्चे तो इंटर में ही कैपेबल हो जाते हैं कि अपने लैंग्वेज में ही हर चीज को लिखना की कैपेबिलिटी उनमें आ जाती है, डेवलप कर लेते हैं। तो जिनके अंदर नहीं है तो वो डेवलप करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आप हमेशा बुक के सहारे किसी दूसरे टीचर की लैंग्वेज पे ही आधारित रहेंगे तो आप कभी भी अपने लैंग्वेज को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज को अपने भाषा में नहीं व्यक्त कर पाएंगे। ठीक है, हमेशा दूसरों की ही लैंग्वेज में वही कॉपी कर देंगे, तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा और हर एक चीज को अपने लैंग्वेज में बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जितने भी प्रीवियस लेक्चर कवर किए गए हैं उसमें कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, अवश्य उस पर पूरा न्यू वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, और एकदम और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, जहां पे भी आपको कंफ्यूजन होगी वो सारी डाउट्स हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए इस लेक्चर का डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूं, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं इस चैनल पे अभी ऐड नहीं हुए हैं, ना ही जानते हैं इसके बारे में। वो बच्चे अगर फर्स्ट ईयर के होंगे वो देखेंगे तो उनको कंफ्यूजन होगी, तो मैं उनके लिए बता दूं कि ये जो है हमारा लेक्चर नंबर 11 चल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे साइकॉन का हैबिटाट डिस्कस करेंगे और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में भी बताया जाएगा। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या कवर कर चुका है? प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत कुछ कवर कर चुका है जूलॉजी के, उसमें फिलहाल मैं इससे रिलेटेड ही अभी बताऊंगा, इसके बहुत ज्यादा प्रीवियस में नहीं जाऊंगा, उसे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है,
तो उतना पीछे जाने से बहुत टाइम जाएगा, तो मैं इसके पीछे का जो लेक्चर कवर किया गया उसके बारे में इंट्रो जरूर दूंगा। तो इसके पीछे के लेक्चर में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन बताया था, उसके थ्रू पूरा जो उसमें कैनाल सिस्टम में वाटर कैसे इंटर करता है, कैसे आउट करता है, ये पूरी प्रोसेस मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर की थी। और उसके प्रीवियस लेक्चर में भी पूरा ये रेडियल कैनाल से स्टार्ट किया था मैंने, पूरा करंट ऑफ वाटर तक खत्म किया था। तो जो ऑस्कुलम है, ऑस्कुलम में वाटर हमारा इंटर कैसे करता था, इंटर ऑस्टिया के थ्रू इंटर करता था वाटर, और वाटर आउट कहां से होता था, ऑस्कुलम के थ्रू। ऑस्टिया से पहले वाटर इंटर करता था, कहां जाता था, इनकरेंट कैनाल में जाता था। इनकरेंट कैनाल कैसा होता था, फोल्डेड होता था, मोर फोल्डेड होता था, इनहेरेंट कैनाल होता है, ठीक है, ये भी मैंने बताया है, वो इनहेरेंट होता है, मतलब बहुत ज्यादा फोल्डेड होता है, ठीक है। और उसकी जो ओपनिंग होती है प्रोजोपाइल में होती है, प्रोजोपाइल के थ्रू वो रेडियल कैनाल में ओपन होता है। तो प्रोजोपाइल के थ्रू वाटर रेडियल कैनाल में चला जाता है, इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल में वाटर जाता है थ्रू द प्रोजोपाइल, प्रोजोपाइल के थ्रू जाता था, ठीक है। अब रेडियल कैनाल में जब वाटर आ जाता है हमारा, तो वो कहां जाता है, स्पंजोसेल में जाता है। स्पंजोसेल में कैसे जाता है, थ्रू द एपोपाइल, एपोपाइल के थ्रू वाटर स्पंजोसेल में चला जाता है। अब स्पंजोसेल से वाटर कैसे ऑस्कुलम के थ्रू वाटर बाहर जाता था, मैंने एक चीज बताई थी, कोइनोसाइट। कोइनोसाइट जो होता है फ्लैजलेटेड होता है, जो कि हमारे रेडियल कैनाल के चैम्बर में पाया जाता है, ठीक है। वो फ्लैजलेटेड होता है। जब कोई चीज फ्लैजलेटेड होगी वो मूवेबल होगी, जब वो मूवमेंट करेगा तो वाटर में भी मूवमेंट होगा, वाटर में भी हलचल मच जाएगी बॉडी के अंदर। तो वो जैसे उसमें मूवमेंट होगा तो वो उस पे प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो वाटर आउट हो जाएगा बॉडी से। तो यही प्रोसेस पूरा साइक्लोन के कैनाल सिस्टम में चलता रहता है कि वाटर कैसे इंटर किया, कैसे आउट किया, कहां कहां से पास आउट हुआ वाटर, ठीक है। ये पूरा चीज डिस्कस हमने कर चुका है प्रीवियस लेक्चर में। तो ये रहा हमारा थोड़ा शॉर्ट समरी जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया है। आज हम डिस्कस करेंगे इसका हैबिटाट, सिस्टमैटिक पोजीशन और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक पोर्शन जो हमारा छूट रहा है इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब ये खत्म हो जाएगा ये साइक्लोन थोड़ी लंबा है, अभी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी चलेगी। इसमें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में यहाँ कलर तक मैंने आज लिखा है, तो आज इतना ही डिस्कस करेंगे। इसका पूरा जो है अभी डाइजेशन, न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, जो डेवलपमेंट है, फर्टिलाइजेशन है, कैसे क्या होता है, डेवलपमेंट कैसे होती है, ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो मतलब ये लेक्चर नंबर थोड़ी ये जो टॉपिक है साइक्लोन, ये हमारे सिलेबस का थोड़ी लंबा है, इसके बारे में डिस्कस, इस पे ज्यादा वीडियो बनेंगे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, हम सब कवर करेंगे। अगर ज्यादा लंबा वीडियो बना देंगे तो आपको भी बोरिंग महसूस होगा, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे और आपको देखने भी पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, एक जो क्वेश्चन में बोल रहा था जो छूटा है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा। जो ये पोरीफेरा के ही अंतर्गत आता है, जो कि हमें सबसे पहले कवर करना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया है। जैसे ही ये साइक्लोन पूरा खत्म होगा हमारा, उसके बाद हम पोरीफेरा का जो क्लासिफिकेशन है, जैसे ये जो क्लासिफिकेशन दिया है ना, ये जितने भी क्लासिफिकेशन दिए हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट होंगे आपको याद करने के लिए। तो जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा बताऊंगा, पूरे उसकी क्लास बताऊंगा, ऑर्डर बताऊंगा, तब ये जो जितने भी क्लास दिए गए हैं ये आपको याद करने में दिक्कत नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ये इसका सिस्टमैटिक पोजीशन, इसी का नहीं, पोरीफेरा के अंतर्गत जितने भी आते हैं वो सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। आपको पोरीफेरा के अंदर सिलेबस में साइक्लोन ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आपको पोरीफेरा के अंदर और भी चीजें मैं बताऊंगा जब क्लासिफाई करूंगा तो वो आपके काम के नहीं है। क्योंकि देखिए जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, आपका प्रैक्टिकल जो होगा जूलॉजी का, उसमें पोरीफेरा के बहुत सारे स्पीशीज रखे हैं, जैसे स्पॉन्जेस में भी रखे गए हैं, स्पॉन्जिला भी रखा गया है, ठीक है, यूप्लेक्टेला है, ये सब पोरीफेरा के अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है। ये सब आएंगे तो इनका क्लासिफिकेशन और इसके जनरल कैरेक्टर 5 कमेंट लिखने होंगे विद इन 2 मिनट का टाइम रहेगा आपको। तो कमेंट और फिगर लेबलिंग सब करनी रहेगी प्रैक्टिकल में, जूलॉजी के लिए, जूलॉजी के प्रैक्टिकल में, फाइनल प्रैक्टिकल में। तो ये सब जो कैरेक्टर्स हैं आपको जब मैं पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन बताऊंगा, उसका हर क्लास का जनरल कैरेक्टर बता दूंगा थोड़ा थोड़ा, तो आपको जूलॉजी के प्रैक्टिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप सबको पहचान लेंगे और सबकी फोटो पिक करके रखिएगा अपने मोबाइल में, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं और लेक्चर हम अपना शुरू करते हैं साइक्लोन का, जिसपे हम आज पढ़ाएंगे हैबिटाट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और सिस्टमैटिक पोजीशन, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। जो साइक्लोन होता है
साइकॉन, पहली बात तो साइकॉन हमेशा वैसिनेटेड फॉर्म में होता है, वास शेप का होता है, ऐसे वास शेप मतलब इस तरीके के स्ट्रक्चर में होता है, ऐसे ये वास शेप स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, ये पूरा वास शेप है, ठीक है, इसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा साइकॉन, जो साइकॉन इसी तरीके से होता है, लेकिन ये कभी भी ऐसे नहीं होता, इसके अगल बगल भी ऐसे ही साइकॉन जुड़े रहते हैं इसी से थ्रू द बडिंग, बडिंग के थ्रू ऐसे ही जुड़े रहते हैं। बडिंग मतलब जब होता है ना तो ये अपने मतलब अपने जैसे न्यू बॉडी का न्यू फॉर्मेशन कर लेते हैं और एक दूसरे से अटैच रहते हैं, अलग नहीं होते, ठीक है। तो बडिंग जब होती है, देखिए इसका जो फॉर्मेशन होता है ना ये ब्रांच के रूप में होता है, ब्रांचिंग की तरह रहता है, मतलब एक नहीं रहता, अकेला कभी भी नहीं रहता, अधिकतर में हमेशा ब्रांचिंग बहुत सारे जुड़े रहते हैं। जब आप मतलब कभी भी देखेंगे तो मतलब मोबाइल में भी तो वो कभी भी अकेला वैसे नहीं दिखेगा, हमेशा मतलब ग्रुप में रहेंगे, एक नहीं एक से ज्यादा उसमें अटैच रहेंगे, ठीक है। तो साइकॉन हमेशा इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इसी फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। तो ये साइकॉन को स्काइफा भी कहते हैं, जो कि मैंने बता चुका है, ठीक है। तो साइकॉन को जो सिस्टमैटिक पोजीशन है, हमारा सिस्टमैटिक पोजीशन क्या है, ये साइकॉन जो है हमारा फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत आता है, किसमें, पोरीफेरा के अंतर्गत आता है। अब पोरीफेरा का जो जनरल कैरेक्टर है हमारे प्रीवियस लेक्चर में कवर किया गया, पोरीफेरा का क्या क्या जनरल कैरेक्टर है। पोरीफेरा, पोरी देखिए सिंपल, पोरी मतलब पोर्स, ठीक है, फेरा मतलब ये जो पोरीफेरा ये फाइलम, ठीक है, पोरीफेरा जिस फाइलम के अंदर पोर्स प्रेजेंट हो वो पोरीफेरा के अंतर्गत रखेगा, ठीक है। वर्ड को आप तोड़ दीजिए, वर्ड को आप तोड़ दीजिए फिर एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। पोरीफेरा, पोरी का मतलब पोर्स होता है और फेरा मतलब कि जो इसके अंतर्गत रखे गए, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। तो पोरी मतलब पोर्स जिनके अंदर पाया जाता है, जिनके अंदर पोर्स पाए जाते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो पोरीफेरा के अंतर्गत रहते हैं, ठीक है। आपको जितना भी पोरीफेरा के अंतर्गत मिलेगा स्पीशीज, सबके अंदर पोर्स पाए जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई भी स्पीशीज नहीं है जिसके अंदर पोर्स नहीं पाया जाएगा और सबके सब स्पॉन्ज होंगे, ठीक है। तो ये हो गया पोरीफेरा का जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर एक ही मैंने बताया, इसके जनरल कैरेक्टर प्रीवियस लेक्चर में कवर किए गए हैं, पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर, ठीक है। तो जो सबसे पहला जब शुरुआत में किया गया था पोरीफेरा, तो पोरीफेरा का जनरल कैरेक्टर से ही शुरू किया गया था, तो वो आपको जानना जरूरी होगा, तभी आप हर चीज को क्लासिफाई कर पाएंगे और हर चीज को एकदम से मतलब को रिलेट करके पढ़ पाएंगे, ठीक है। नहीं तो ऐसे आपको बहुत रटना पड़ेगा। जब आप को रिलेट करके पढ़ेंगे किसी भी चीज को तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हर चीज एक्सप्लेन हो जाएगी आराम से, ठीक है। तो चलिए, जो इसका फाइलम होता है पोरीफेरा होता है, फाइलम पोरीफेरा, पोरी मतलब पोर्स, जिसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो पोरीफेरा के अंतर्गत रखे गए हैं वो जीव, ठीक है। जैसे साइकॉन भी हो गया, स्पॉन्जिला भी होता है, ठीक है, स्पॉन्जिला भी होता है। आप देखेंगे क्लास, इसका क्लास क्या होता है, हमारा क्लास कैलकेरिया होता है, क्लास जो होता है कैलकेरिया होता है। अब देखिए आपको यहाँ पे समझाने में मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको भी समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। अब कैलकेरिया का जो जनरल कैरेक्टर है ये क्या होता है, ठीक है। तो ये मैं जब क्लासिफिकेशन बताऊंगा पोरीफेरा का तो वहां भी ये सारे डिस्कस करूंगा, कैलकेरिया क्या होता है और भी सारे इसके क्लास हैं पोरीफेरा के, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आप केवल अभी इसको समराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, रिमेम्बर कर लीजिए, लेकिन जब मैं उस चीज को पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। जैसे हेट्रोसियोला, ठीक है, जो ऑर्डर है हेट्रोसियोला है, हेट्रोसियोला कैसे आ गया इसका ऑर्डर, इसको हेट्रोसियोला ऑर्डर के अंतर्गत ही क्यों रखा गया साइकॉन को, तो ये भी बताऊंगा जब क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा पूरा डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये हर एक चीज आपको जानना होगा। देखिए हाँ, कभी कभी अभी तो आपका वाइवा नहीं होगा जूलॉजी में, लेकिन जब भी मतलब थर्ड ईयर में जो भी जूलॉजी लेगा वाइवा होता है तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभी आपसे, ठीक है, कि जो भी मतलब ये तो रहेगा नहीं थर्ड ईयर में साइकॉन, ठीक है, मान लीजिए जो भी जीनस रहेगा उसका जो भी ऑर्डर रहेगा तो उनसे पूछ लिया जाता है कि इसको इसी ऑर्डर में क्यों रखा गया है, ठीक है। तो आपको हमेशा हर चीज पता रहनी चाहिए तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। वाइवा हो चाहे कुछ भी हो, हर जगह आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको हर चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो क्लास का कैलकेरिया हो गया, ऑर्डर हेट्रोसियोला हो गया, ठीक है। जो फैमिली होगी साइसेटेरी है, साइसेटेरी, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ी डिफिकल्ट है तो जो मैं बोल रहा हूँ उसे ढंग से सुनिएगा। साइसेटेरी है, इसका जो फैमिली है साइसेटेरी, साइसेटेरी, ठीक है। तो इसका फैमिली साइसेटेरी है और जीनस क्या है, साइकॉन है, ठीक है, जीनस जो है साइकॉन है। तो ये हो गया हमारा सिस्टमैटिक पोजीशन, ठीक है।
अभी आप कोई भी बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। ये थोड़ी सी आपको सिस्टमैटिक पोजीशन तैयार करने में मेरे को पता है दिक्कत होगी, क्योंकि जूलॉजी में ऐसे ही क्लासिफिकेशन है, इससे भी हार्ड है कि बोलने में जीभ लड़खड़ा जाएगी आपकी, आप बोल नहीं पाएंगे ढंग से, ऐसे ऐसे क्लासिफिकेशन है जूलॉजी में। अभी आप जब प्रैक्टिकल फाइल खोलेंगे ना, उसमें इतने सारे स्पीशीज रखे गए हैं, आप खुद ही देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे हम इसको लर्न करें। तो उसको लर्न नहीं करना है, उसको लिखना भी है, मतलब लर्न थोड़ा तो करना पड़ेगा, बिना देखे लिखना भी पड़ेगा, लेकिन हाँ उसको जब आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना तो वो ज्यादा तेजी से आपको रिमेम्बर हो जाएगा। मतलब कि जब उसका जनरल कैरेक्टर पता होगा तो वो आपको, देखिए जैसे पूरी फेरा के अंदर का साइकॉन ही नहीं रखा गया, पूरी फेरा के अंदर स्पॉन्जिला भी रखा गया है और भी सारी चीज रखे गए, तो जो इसका कैरेक्टर है वो स्पॉन्जिला का भी कैरेक्टर होगा, थोड़ा बहुत सिमिलर होगा, ठीक है। दो देखिए जूलॉजी के प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, देखिए आपको कमेंट करने के लिए आएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिए आपको यूप्लेक्टेला दे दिया गया, स्पॉन्जिला दोनों साथ में रख दिया गया, ठीक है। तो दोनों जो है पोरीफेरा के ही मेंबर है, ठीक है। तो उनके बारे में 3 सिमिलर कैरेक्टर लिख दीजिए जो पोरीफेरा के अंतर्गत इस लेक्चर में मैंने कवर किया, ठीक है। 2 कैरेक्टर ऐसे लिख दीजिए जो दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट करते हैं, यूप्लेक्टेला और स्पॉन्जिला को एक दूसरे से सेपरेट कर देते हैं, कि ये 2 ऐसे डिफरेंस है इन दोनों के कैरेक्टर में जो एक दूसरे को सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो वो जो 2 कैरेक्टर लिखेंगे आप, तो वो आपको पता चल जाएगा कि जो उसका ऑर्डर है इसलिए चेंज हो गया, फैमिली है इसलिए चेंज हो गया, जीनस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको को रिलेट करके पढ़ना होगा, ठीक है। आप अगर एक तरफ से रटने का प्रयास करेंगे तो फिर इम्पॉसिबल है बहुत मतलब कठिन हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपके लिए जो सिंपल सा वे है, रास्ता है, यही है कि आप को रिलेट करके पढ़िए। और जब मैं पोरीफेरा का पूरा क्लासीफाई करूंगा पूरे क्लासेस को, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स बताऊंगा, एग्जांपल्स बताऊंगा, तब आपको प्रैक्टिकल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आपको जितने भी वीडियो है बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि एक भी वीडियो मतलब कि ऐसे बेकार, मतलब कि कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो आपके आवश्यक में ना हो, ठीक है। हर एक वीडियो आपके लिए आवश्यक है, ठीक है, और आपके ही लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो आपके सिलेबस के आउट का है, सब ही आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका हैबिटाट क्या होता है साइकॉन का, ठीक है। जो साइकॉन का हैबिटाट होता है, साइकॉन जो होता है मैराइन वाटर में पाया जाता है। मैराइन वाटर का मतलब समुद्र के पानी में पाया जाता है। अब किस फॉर्म में पाया जाता है ये भी देख लेते हैं। देखिए थोड़ी सी पढ़ लेते हैं लाइन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए स्काइफा जो है हमारा, स्काइफा जो है ग्रीक वर्ड क्या है, स्काइफोस का मतलब कप होता है, ठीक है। तो जो स्काइफा है, स्काइफा ग्रीक वर्ड स्काइफोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कप, ठीक है, जिसका मतलब होता है कप। तो स्काइफा कौन से वर्ड से लिया गया है, स्काइफोस से, जो कि स्काइफोस ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब होता है कप, ठीक है, कप होता है इसका मतलब, ठीक है। अब देखिए स्काइफा इज ए मैराइन स्पॉन्ज, स्काइफा इज ए मैराइन स्पॉन्ज, मतलब ये मैराइन स्पॉन्ज होता है, ठीक है। ये समुद्र के पानी में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है साइकॉन का, ठीक है। ये आपको हमेशा रिमेंबर रहना चाहिए, भले वाइवा नहीं होता है लेकिन ऑप्शनल में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं आता है ऑप्शनल में, इतना सिंपल कभी यूनिवर्सिटी पूछती नहीं, यूनिवर्सिटी हमारी इतनी मूर्ख नहीं है, ठीक है। अब फैकल्टी चेंज हो चुकी है तो अब अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते अच्छे खासे क्वेश्चन, भले प्रीवियस से लॉन्ग फंस जाते हैं, लेकिन जब आप ऑप्शनल जब देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हमें पूरा पढ़ना चाहिए, तब ऑप्शनल आप कर पाएंगे। ऑप्शनल ऐसे क्वेश्चन नहीं देती है, ऑप्शनल कभी भी आप फंसा नहीं पाओगे प्रीवियस ईयर से, ठीक है, हर बार चेंज होता है। तो ऑप्शनल के लिए आपको पूरा पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप कोई भी अपनी मतलब कि कोताही मत कीजिएगा, लापरवाही नहीं कीजिएगा, जो जो पढ़ाया जाएगा हर एक चीज आपको कवर करना होगा। स्काइफा जो कि ग्रीक वर्ड स्काइफोस से लिया गया है, जिसका मतलब कब होता है, इज ए मैराइन स्पॉन्ज, जो कि मैराइन स्पॉन्ज होता है, ठीक है। विच इज ए वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये व्यापक रूप से वितरित होते हैं, ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है व्यापक होती है, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, मतलब कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी अमाउंट कम होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हर जगह पाए जाते हैं अधिकतर, ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब मैराइन वाटर में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो साइकॉन है हमारा मैराइन स्पॉन्ज है, ठीक है।
और इसका जो ग्रीक वर्ड है स्काइफोस, स्काइफा कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड स्काइफोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है कप। ठीक है, तो ये हो गया हमारी दो स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इट मे बी सॉलिटरी और फॉर्म्स ए कॉलोनी बाय बडिंग। ठीक है, इट मे बी सॉलिटरी, मे बी हो सकता है, ठीक है, इट मे बी सॉलिटरी, ये सॉलिटरी हो सकता है और फॉर्म्स ए कॉलोनी, कॉलोनी के फॉर्म्स में बाय बडिंग, बडिंग के थ्रू। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है इस साइक्लोन जो होता है सॉलिटरी भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सॉलिटरी नहीं हो सकता, सॉलिटरी भी हो सकता है। मतलब एक ऐसे स्थान पे रहेगा कि जहाँ पे मतलब कि ये ज्यादा मतलब कि उसके आसपास ज्यादा वो मतलब कि क्राउड नहीं रहेगी, भीड़ नहीं रहेगी किसी अन्य प्लांट की, अन्य उस चीज की, ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब सॉलिटरी रहेगा, अकेले रहेगा। ठीक है, वहां पे सॉलिटरी मतलब कि ये जो होता है क्राउड में नहीं रहेगा, इसमें ज्यादा ब्रांचिंग नहीं पाई जाएगी, वो अकेले रहेगा। ठीक है, ये होता है सॉलिटरी। ये सॉलिटरी भी पाए जा सकते हैं या फॉर्म से कॉलोनी, कॉलोनी के फॉर्म्स में भी पाए जाते हैं, जो कि मैंने अभी बताया। अधिकतर आपको जितने भी गूगल पे फोटो दिखाए जाएंगे वो साइक्लोन की कॉलोनी के फॉर्म्स में दिखाए जाएंगे। मतलब एक नहीं, वो एक ही से सबस्ट्रेट से जुड़े रहेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारी कॉलोनी रहेंगी, एक नहीं रहेगा साइक्लोन, बहुत सारी रहेंगी। तो वही बोल रहा है फॉर्म से कॉलोनी, कॉलोनी के फॉर्म्स में पाए जाते हैं बाय बडिंग, बडिंग के थ्रू। अब बडिंग तो आप पढ़े ही हैं, अब इतना तो इंटर में पढ़ के आए होंगे, तो इतना मुझे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है कि बडिंग क्या होती है। ठीक है, तो आपको इतना समझना चाहिए। ठीक है, अब बडिंग का मतलब आपने इंटर में पढ़ा है, जब बॉडी से कोई भी पार्ट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो अपने जैसे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है, एक से अधिक हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, वो भी कॉलोनी के रूप में रहने लगते हैं। ठीक है, यही होता है बडिंग। ठीक है, अब इतना तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंटर पास करके आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, तो बडिंग आपने इंटर में पढ़ा हुआ। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। इट इज अटैच्ड टू सबमर्ज्ड रॉक्स और अदर सॉलिड सबस्ट्रेट इन शैलो सी वाटर अलोंग द कोस्ट। ठीक है, जो ये अटैच होता है, जो हमारा साइक्लोन होता है, जो ये हमारा साइक्लोन होता है, इट इज अटैच टू सबमर्ज्ड रॉक्स। अब यहाँ पे देखिए सबमर्ज्ड का मतलब क्या होता है, कुछ लोग मतलब कि जो अच्छे से पढ़े होंगे इंटर में तो सबमर्ज्ड का मतलब पता होगा, जिनको नहीं पता है मैं बता दे रहा हूँ। इट इज अटैच्ड टू द सबमर्ज्ड रॉक्स और अदर सॉलिड सबस्ट्रेट इन शैलो सी along the coast, shallow sea water along the coast। ठीक है, it is attached to the submerged rocks। submerged rocks का मतलब क्या होता है? ये जुड़ा होता है, submerged का मतलब होता है जलमग्न। ठीक है, जलमग्न, रॉक्स का मतलब चट्टान, ऐसे पत्थर जो जल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जल के अंदर पाए, ना कि जल के ऊपर रहते हैं। ठीक है, जल के ऊपर कोई पत्थर रहता ही नहीं। हाँ, वो आप रामायण गीता छोड़ दीजिए, वहां पे मतलब कि वहां के पत्थर वो अलग होते हैं। ठीक है, जो पानी में तैरते हैं, वहां पे ऐसा कोई पत्थर नहीं है कि वो मतलब कि जो साइक्लोन उसके ऊपर ग्रो कर जाएगा वो भी तैरता रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो बातें अलग हैं, वो हमारी रामायण भगवत गीता वहां तक की बातें हैं, वो बातें यहाँ पे नहीं बिलोंग करती। ठीक है, तो यहाँ ये जो पत्थर की बात करें, जलमग्न मतलब वो जल के अंदर पाया जाता है, जल से मग्न रहता है। ठीक है, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट मत लगाइएगा कि वो पत्थर भी तैरता होगा, जलमग्न, ऐसा कुछ लोग सोच लेते हैं कि जलमग्न मतलब जल में तैरता हुआ पत्थर, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि जल के अंदर पाया जाता है, वो जलमग्न रहता है। ठीक है, वो पत्थर। ठीक है, और उसी पत्थर से ये हमारा साइक्लोन अटैच रहता है। ठीक है, तो जो हमारा साइक्लोन होता है वो सबमर्ज्ड रॉक से अटैच होता है, या तो अदर सॉलिड सबस्ट्रेट, अदर सॉलिड सबस्ट्रेट मतलब अदर सॉलिड सबस्ट्रेट मतलब अब अदर सॉलिड सबस्ट्रेट के अंदर मैं क्या क्या बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। अभी आपको कोरल रीफ्स मैं पढ़ाऊंगा, वो भी सॉलिड सबस्ट्रेट होता है, वहां पे भी ये साइक्लोन अटैच होता है। ठीक है, कोरल रीफ्स आपके सिलेबस में है। अब देखिए यूनिवर्सिटी प्रीवियस जो हमारे पास है सिलेबस, उसमें तो कोरल रीफ्स है। ठीक है, तो अगर होगा तो ठीक है पढ़ाया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर यूनिवर्सिटी न्यू सिलेबस प्रोवाइड करती है तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। अभी फिलहाल जो हमारे पास है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, अदर सॉलिड सबस्ट्रेट मतलब जैसे कोरल रीफ्स हो गया। ठीक है, मोलस्का के कुछ होते हैं मेंबर्स जो कि वहां पे अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, तो मतलब कि पत्थर की तरह ही वो भी वहीं पे हमेशा स्थिर होते हैं, तो उनके ऊपर भी ये साइक्लोन ठीक है
ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा साइकॉन जो होता है सबमर्ज रॉक से जुड़ा होता है, ठीक है, या तो अदर सॉलिड सबस्ट्रेट, अदर सॉलिड सबस्ट्रेट का मतलब आप समझ गए, उनसे जुड़ा था इन शैलो सी along the शैलो सी वाटर। शैलो सी वाटर का मतलब, शैलो सी वाटर का मतलब उथला पानी। उथला पानी का मतलब देखिए जहाँ पानी कम होता है, ठीक है, जहाँ पानी कम होता है, ठीक है, वहाँ जो जमीन होती है वो दिखाई देती है, ठीक है। along the coast, coast का मतलब होता है तट, समुद्र का तट, जो समुद्र का किनारा होता है उसको हिंदी में कॉस्ट कहते हैं, कॉस्ट, ठीक है। तो ये होता है जो शैलो सी वाटर, अदर इन शैलो सी वाटर, अदर सॉलिड सबस्ट्रेट इन शैलो सी वाटर। शैलो सी वाटर मतलब उथला पानी, अराउंड द कोस्ट मतलब समुद्र तट के किनारे, उथले पानी समुद्र तट के किनारे भी ये अदर सबस्ट्रेट से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा साइकॉन का हैबिटाट। साइकॉन के हैबिटाट में क्या क्या होता है, ये कहाँ से जुड़ा होता है और ये किस फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो साइकॉन जो होता है हमारा स्काइफा है, स्काइफोज वर्ड से लिया गया है, स्काइफा को स्काइफोज वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब कप होता है, ठीक है। ये सॉलिटरी भी होते हैं और कॉलोनी फॉर्म में भी होते हैं, ठीक है, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस साइक्लोन का हैबिटाट। और ये जो अटैच होते हैं सबस्ट्रेट से अटैच होते हैं, ठीक है, सबमर्ज से भी अटैच होते हैं, ठीक है, अदर सबस्ट्रेट से भी अटैच होते हैं। तो ये रहा हमारा हैबिटाट साइक्लोन का हैबिटाट हो गया। अब हम देखते हैं इसका क्या होता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या क्या है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी तो बहुत ही लंबा है, ऐसा नहीं है कि 3 ही टॉपिक है। इतना हल्के मत लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस को, वो आप जितना इंटर में पढ़ के आ रहे हैं ना उतना ही सिलेबस बीएससी का उससे ज्यादा है। बीएससी में से आपको देखने लगेगा कि हल्के में है, हल्के में मत लीजिए, वो जब आपको लेगा ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है, अब इसके अंतर्गत शेप आता है, साइज आता है, कलर आता है, अभी न्यूट्रिशन आएगा, डाइजेशन आता है, लोकोमोशन आता है, डेवलपमेंट आता है, फर्टिलाइजेशन आता है, ये सारी चीजें आएंगी अभी, ठीक है। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा डिस्कस करेंगे, मतलब ये थोड़ी लंबा है तो इसमें लेक्चर से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या है, शेप है पहला टॉपिक, दूसरा साइज है, तीसरा कलर है, ठीक है। अब देखिए बच्चे कुछ क्या करते हैं, जिन बच्चों को केवल पास होना रहता है, ठीक है, कुछ बच्चों को, सबको नहीं, कुछ बच्चे वो क्या सोचते हैं, कुछ बच्चे, हाँ आपको एक चीज बताते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं सीरीज लेके पास हो जाते हैं, हाँ फर्स्ट डिवीजन आ जाते हैं नो डाउट, ठीक है, सीरीज पढ़ के रट के कुछ भी उनकी कैपेसिटी होती है रटने की, लेकिन उनके लिखने का जो होता है स्टाइल ना वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। वो बस देखिए कभी कभी क्या होता है ना, यूनिवर्सिटी इस पैमाने पे भी कॉपी चेक करती है कि बच्चे ने लिखा है कि अच्छे से नहीं। कुछ बच्चे जो होते हैं ना भले टॉपिक ना डाले, इस तरीके से टॉपिक ना डाले, उनके जो गैपिंग्स के होते हैं ऐसे कभी कभी स्टार पॉइंट ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे कोई भी कमेंट करेंगे ना, कम मतलब 4-5 लाइन का पैराग्राफ है उसको एक डैश डाल दिए, उसके नीचे 4-5 लाइन लिख दें। फिर जैसे दूसरा एक ही क्वेश्चन के आंसर को ना कई खंडों में तोड़ के लिख देते हैं, तो मतलब वो टॉपिक तो नहीं डालेंगे, ऐसे उस तरीके से लिख देंगे, तब भी उन्हें नंबर दे दिया जाता, अच्छे से पास हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं लिखना है आपको, ठीक है, इस तरीके से आपको नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको हेडिंग डाल के लिखनी है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर शेप आता है, साइज आता है, कलर भी आता है, न्यूट्रिशन भी आएगा, आपको आगे डाइजेशन भी आएगा, हर चीज डिस्कस की जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं शेप। तो आपको उस तरीके से नहीं लिखना है जैसा सीरीज वाले बच्चे लिखते हैं, ठीक है, आपको इस तरीके से लिखना है एकदम एक्सट्रीम वे में, अच्छे वे में, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं शेप क्या होता है इसका। साइकॉन possess a vast shaped cylindrical structure. Saicon possess vast shaped cylindrical structure. The colony of Saicon appearance of branching of tree. The body of Saicon radially symmetrical. ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। अब देखें जो साइक्लोन होता है, अभी मैंने बता दिया साइक्लोन वासेप का होता है, सिलेंड्रिकल होता है, सिंपल सी बात है। कितनी बार वही चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ तो आपको भी रट जानी चाहिए, ठीक है, दिमाग में फीड हो जानी चाहिए। ये नहीं कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके एकदम दिमाग में फीड हो जाएगी, एकदम बैठ जाएगी, तो वो चीज ठीक रहेगा। साइक्लोन जो होता है पॉजिटिव वासेप का होता है, सिलेंड्रिकल होता है और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसका जो शेप होता है, ठीक है। द कॉलोनी ऑफ साइक्लोन, जो साइक्लोन की कॉलोनी होती है
वो लुक लाइक ब्रांचिंग ऑफ ट्री, वो मतलब कि ट्री के तरह देख उसकी वो जो दिखता है ना वो ब्रांचिंग ट्री की ब्रांचिंग की तरह दिखता है, ठीक है। तो जो उसकी कॉलोनी होती है साइकॉन की वो अपीयरेंस मतलब लगती है दिखाई देती है किस तरीके से, ब्रांचिंग ऑफ ट्री, ट्री के ब्रांचिंग पेड़ की शाखाओं की तरह दिखाई देती है, ठीक है। जैसे पेड़ में बहुत सारे शाखाएं निकले होते हैं उसी तरीके से इसकी कॉलोनी उसी फॉर्म में अपीयरेंस होती है, मतलब उसी फॉर्म में दिखाई देती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा शेप। अब बॉडी जो होती है एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा ऑप्शनल में आ सकता है। जैसे जो जो चीज मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ज्यादा डार्क में, तो उसे आप अपने नोट्स में भी अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। अब ये जैसे मैंने यहाँ पे कुछ किया, तो जैसे यहाँ पे आपको ज्यादा डार्क दिख रहा है तो यहाँ पे आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। स्काई फॉल वर्ड से दिया गया है, ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अंडरलाइन कर लेनी है अपने नोट्स में भी। तो ये जो कमेंट है ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कमेंट है जो कि ऑप्शनल में पूछा जा सकता है, ये यूनिवर्सिटी पूछ सकती है। जो साइकॉन होता है, साइकॉन कौन सी सिमेट्री शो करता है, ये आपसे ऑप्शनल में पूछा जा सकता है। बाइलेटरल, रेडियल, कौन सी सिमेट्री शो करता है। तो ये जो होता है द बॉडी ऑफ साइकॉन रेडियली सिमेट्रिकल, ये रेडियली सिमेट्रिकल होता है। अब मैं आपको बता दूं रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है। रेडियल सिमेट्री का मतलब देखिए ये हमारा साइकॉन है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये हमारा साइकॉन है। मैंने नीचे पॉइंटेड बना दिया, ऐसा नहीं बनाना है आपको, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। ये आपका साइकॉन है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री क्या होती है वो मैं बता रहा हूं। रेडियल सिमेट्री का मतलब साइकॉन को आप कहीं से भी काटिए, ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, ठीक है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री वो बराबर हिस्सों में ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है। जो रेडियल सिमेट्री होता है हमारा, उसको चाहे जैसे आप काट दीजिए, ठीक है, चाहे जिधर से काटिए वो चारों तरफ से कट जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, हमारी जो बॉडी होती है बाइलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब कि दो बराबर भागों में। देखिए बाइलेटरल और रेडियल में यही डिफरेंस है कि रेडियल में इसे दो बराबर भागों में हम नहीं डिफाइन कर सकते, नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। अब आपको सिंगल मैंने दिखाया इसलिए आपको लग रहा है कि दो भागों में ऐसे बांटेंगे तो बढ़ जाए, ऐसा नहीं है। ये कॉलोनी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसका जो एक पोर्शन उठाएंगे उसे भी आप मतलब कि बराबर हिस्सों में नहीं डिवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है रेडियल। और बाई रेडियल का मतलब क्या होता है, जो जिसको बराबर भागों में डिवाइड कर, मतलब ऐसे आप काटेंगे तो आपके जो बराबर हिस्से हो जाएंगे बॉडी के, तो वो बाई रेडियल होता है, ठीक है। और रेडियल सिमेट्री का मतलब जिसको बराबर भागों में हम नहीं काटते, वो चारों तरफ से कट जाएगा, चारों तरफ से उसे काट सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा रेडियल सिमेट्री होता है, ठीक है। तो ये आपको समझना, अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस टॉपिक पे कमेंट करेंगे, जरूर करेंगे। मैं इसीलिए इसको ज्यादा मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ रेडियल सिमेट्री, क्योंकि आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ मतलब कि कुछ रिस्पांस ही नहीं आता है आपको, तो हम समझे कैसे कि आपको वीडियो में कोई कहीं कुछ कमी है कि नहीं। इसलिए आप कुछ लेक्चर में ना कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जो कि ज्यादा डिफाइन नहीं करेंगे आप, तब आप कमेंट करोगे आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है, तब हमें भी समझ में आएगा कि हाँ आप लेक्चर्स को देख रहे हो, कवर कर रहे हो, ठीक है। तो रेडियली सिमेट्रिकल हो गया, ये समझ में आ गया। और बाइलेटरल सिमेट्री जो मैंने बताया, ठीक है। अब इसको हम दोबारा डिफाइन नहीं करेंगे, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट कीजिएगा, तब हम दोबारा से बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेप साइकॉन का। वास्ट शेप होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। कॉलोनी जो होती है इसकी ब्रांच मतलब कि किस तरीके से दिखाई देती है, ट्री के ब्रांचिंग की तरह, मतलब ट्री के ब्रांचिंग की तरह इसकी जो कॉलोनी होती है दिखाई देती है। अब इसका जो साइज है, साइज 1 to 3 सेंटीमीटर इन हाइट एंड 5 to 6 मिलीमीटर इन डायमीटर। जो इसकी हाइट होती है, साइकॉन की हाइट होती है 1 to 3 सेंटीमीटर हाइट होती है, और एंड 5 to 6 मिलीमीटर इन डायमीटर। जो इसकी ब्रेथ मतलब व्यास, डायमीटर जो होता है व्यास होता है, मतलब चौड़ाई एक तरीके से कहते हैं, तो वो 5 से 6 मिलीमीटर होती है, ठीक है। और हाइट जो होती है 1 to 3 सेंटीमीटर होती है, 1 to 3 सेंटीमीटर होती है, मतलब ज्यादा लंबा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइकॉन। अब देखिए कलर जो होता है, कलर कैसा होता है, द कलर इज नॉट स्पेसिफिक बट वेरीज फ्रॉम ग्रे टू लाइट ब्राउन कलर, ठीक है। इसमें कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है, ठीक है। इसमें
कुछ स्पेसिफिक कलर, कोई भी स्पेसिफिक कलर नहीं होता, बट वेरी मतलब ये वेरी करता है फ्रॉम ग्रे टू लाइट ब्राउन कलर से, ये ग्रे कलर और लाइट ब्राउन कलर से वेरी करता है, ठीक है। तो ये इसका कलर हो गया, ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता है, ये ग्रे और लाइट ब्राउन कलर का होता है, थोड़ी मतलब इसी फॉर्म में दिखाई देता है, वेरी करता है इसी फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिस्टमैटिक पोजीशन, हैबिटाट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। इन तीनों टॉपिक में आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो, हाँ एक टॉपिक को छोड़ के बाकी दोनों टॉपिक, इन हैबिटाट एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में जितने टॉपिक कवर किए, इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताइए। हमको पता है कि ये आपके लिए डिफिकल्ट है, आपको लर्न करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी, ये जो इतना पोर्शन है हमारा, ये मुझे पता है। ये जो है फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, तो ये हम डिस्कस करेंगे कब, अच्छे तरीके से, जब हम पोरीफेरा का पूरा क्लासिफिकेशन बताएंगे और पूरा उसको एक एक जनरल कैरेक्टर, पूरा हैबिटाट पूरा डिस्कस करेंगे, इसका एक एक चीज डिफाइन करेंगे, ठीक है। तब आपका सिस्टमैटिक पोजीशन है, ये फाइलम, क्लास, ऑर्डर कि जैसे साइकॉन को क्यों इसी ऑर्डर में रखा गया, क्यों इसी फैमिली में रखा गया, क्यों इसी जीनस, क्यों इसी फाइलम में रखा गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो साइकॉन जब फिनिश हो जाएगा तब हम उसे स्टार्ट करेंगे। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत हुई, कोई भी प्रॉब्लम हुई, तो आप कमेंट कीजिए। आज मैंने एक पॉइंट मैंने यहाँ पे ज्यादा अच्छे से डिस्कस नहीं किया, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको देखना चाहता हूँ आप कमेंट करते हो कि नहीं। अगर आपको समझ में आया है तो, अगर नहीं आया है तो, ठीक है। तो आपको कमेंट तो करना पड़ेगा। अगर कमेंट नहीं करेंगे तो हम दूसरा वीडियो नहीं बना पाएंगे आपके लिए, जहां पे आपको डाउट होगा उसके लिए। तो आपको कमेंट तो करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप कमेंट करोगे तो हम और अच्छे से पढ़ाएंगे। हमें कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो हमें मतलब कि हमें नहीं समझ में आता कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम तो एक अपने वे में पढ़ा देते हैं, अपने पूरा प्रयास करते हैं समझाने का, ठीक है। अब आपका जब रिस्पांस आएगा तब तो हमें पता चलेगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। कोई भी डाउट है, कोई भी मतलब कि कोई भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी एक्सप्लेनेशन, कोई भी सेंटेंस मतलब कि नहीं आपको क्लियर हो रहा है, तो आप जब कमेंट करोगे तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो आप लोग ढंग से पढ़ाई कीजिए और आपके जितने भी प्रीवियस लेक्चर है उसे कवर कीजिए, ठीक है। और सही तरीके से कवर कीजिए, कोई भी एक भी लेक्चर स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए ही ये वीडियो बनाया जा रहा है। अगर आप इसे स्किप करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी आगे चल के। अभी हम लोग जितना सपोर्ट कर रहे हैं आपका, उसको फायदा उठा लीजिए, नहीं तो कोई इतना बनाता नहीं है आपको। आप YouTube पे सर्च कर लीजिए, हर चीज आपको नहीं मिलेगी YouTube पे, ठीक है, ठीक है। तो ये जो स्पेशली बनाया जा रहा है इस चैनल पे, केवल बीएससी के लिए बनाया जा रहा है और कहीं के लिए भी नहीं बनाया जा रहा है। तो बीएससी में जितना भी है हम लोगों के पास, वो हर चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, उसको हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा, गुड नाइट एंड शाम के 6 बज रहे हैं, तो अभी मेरा वीडियो खत्म हो गया है। तो ये वीडियो आपका यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।